नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो गई, तमाम चर्चे चल रहे हैं, लेकिन इस वोटिंग के बाद किसका पल्ला भारी है, कौन चुनाव जीत रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, कौन जीत रहा है, ये हम सब कुछ बताएंगे आज के अपने इस खास शो में। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि कुशवाहा वोटर्स जो है उनको लेकर बड़ी चर्चा है। वो एनडीए के साथ पहले थे, क्या वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कई यादव नेता हैं जो आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, वो कौन है और इनका प्रभाव इस चुनाव में, आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। पहला सवाल यही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, काफी चर्चा है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और कई नेता बोल रहे हैं कि इसका उनको फायदा मिलेगा, लेकिन असलियत क्या है इसका? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये सच बात है। वोटर्स का रवैया उदासीन दिखा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। आप सोचिए, 50% से कम वोटर वोट कर रहे हैं, और वो भी बिहार जैसे जगह पर जहां के लोगों के पॉलिटिकल अवेकनिंग की चर्चा पूरे देश और दुनिया में होती है। लोग मानते हैं कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर्ड रहते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत हिस्सा लेते हैं, नॉर्मल डिस्कोर्स में पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स के साथ जीते और मरते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव हो रहा है और उसमें 50% से कम लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि एनडीए के प्रति उदासीनता है, या इसका मतलब यह है कि आरजेडी के प्रति उदासीनता है? इस बात को हमने तमाम जगह पर लोगों से बातचीत की, उनसे लंबी बातचीत की, उनसे पूछने की कोशिश की और समझने का प्रयास किया कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज इतना खराब क्यों रहा है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि वोटर्स उदासीन दोनों तरफ के रहे। इसकी बड़ी वजह यह रही है कि कैंडिडेट को लेकर के, अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए के कैंडिडेट को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट कर रहे थे, पर एनडीए का उम्मीदवार कौन है उसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट नहीं था। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो जमुई में अरुण भारती हो, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, अरुण भारती को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन अब आप पूछेंगे कि क्या इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अरुण भारती हार जाएंगे? मैं बिल्कुल यह बात नहीं कह रहा हूं। जमुई में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अरुण भारती के लिए काफी फेवरेबल हो गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आरजेडी के भी वोटर्स उदासीन थे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई जगह मुस्लिम वोटर्स जो कि एग्रेसिव पोल करते हैं, मुस्लिम वोटर्स भी एग्रेसिव पोलिंग करते हुए नजर नहीं आए। तो समझिए कि यह नुकसान तो आरजेडी का भी हुआ और उसी तरीके से नुकसान एनडीए का भी हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब आप जातीय गोलबंदी के हिसाब से देखेंगे तो अति पिछड़ा समाज का वोटर, जो कि चुप्पा वोटर कहा जाता है, जो कि बहुत वोकल नहीं होता, चौक चौराहे पर बोलता नहीं है, अपने उद्गार प्रकट नहीं करता है, किसको वोट देगा वो चुपचाप जाकर के वोट दे देता है। और लालू प्रसाद जब जीता करते थे अपने जमाने में तो वो याद दिलाते थे कि देखो ये वोट का जिन्न निकलेगा। वो जिन्न जो होता था ये अति पिछड़ा वोटर ही होता था, जो कि जाता था, वोट करता था पिछड़े के नाम पर, और लालू प्रसाद कन्विंसिंगली जीत जाते थे। मैंने कई अति पिछड़े समाज से बात करने की कोशिश की। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम लोगों ने वोट दिया तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने। अब आप पूरा जातीय समीकरण उठा करके देख लेंगे तो अब आप ये पाएंगे कि आरजेडी के साथ ठीक है, आरजेडी के साथ मुस्लिम है, आरजेडी के साथ यादव है, या लोकल उम्मीदवार जिस जाति के होते हैं उसमें कुछ हद तक या बहुत हद तक वो सेंधमारी कर पाते हैं। लेकिन बाकी की जातियां वो किसको वोट कर रही है, तो वो अभी तक जो एनडीए के वोटर्स हैं वो इंटैक्ट। इसलिए आपने पिछली बार देखा था कि 50% से ज्यादा वोट लाने में बीजेपी सफल हो पाई थी। तो इसकी बड़ी वजह क्या थी? इसकी बड़ी वजह यह थी कि एनडीए ने अपना जातीय गोलबंदी इतना व्यापक कर लिया है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच का फासला बहुत बड़ा हो जाता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जमुई से अर्चना रविदास हैं तो रविदास समाज में उन्होंने सेंधमारी करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि जो आपको ध्यान होगा कि चिराग के गाली वाला वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, वो मैसेज चला गया दलित में कि देखिए किस तरीके से ये गाली दे रहा है। तो पासवान ने बड़ा एग्रेसिवली वोटिंग किया, ये बात आप जान लीजिए। इधर मुस्लिम एग्रेसिव वोटिंग नहीं किए तो एनडीए के तरफ से राजपूत एग्रेसिव वोटिंग नहीं किए। और मेरी जो जानकारी है उसमें ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप 3 विधानसभा की बात करें, खास तौर पर आप कर लें झाझा, सिकंदरा और शेखपुरा, तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर वोटर्स जो है वो आरजेडी के तरफ ज्यादा झुके हुए नजर आए। लेकिन आप 3 विधानसभा की बात करेंगे तो वहां पर एनडीए की तरफ ज्यादा झुके हुए नजर आ रहे हैं। तो लड़ाई काफी दिलचस्प है। लेकिन आप जातीय समीकरण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनडीए के तरफ अभी भी जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें एक कुशवाहा समाज जरूर दरका है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन और जो व्यापक तौर पर जो वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ अभी भी अटैच्ड हैं, वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि 50% से कम वोटिंग का मतलब है कि उदासीनता है, पर उदासीनता दोनों तरफ से है। और इसलिए उदासीनता दोनों तरफ से है तो फिलहाल फायदा मिलता हुआ एनडीए को ही दिख रहा है, एनडीए की बढ़त दिखाई पड़ रही है। ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अब देखिए, दूसरी बड़ी बात ये होती है कि लोग ये कह रहे हैं कि चारों जगह की स्थिति क्या है। तो चारों जगह की स्थिति अगर आप नवादा को उठा लें तो नवादा में आरजेडी के तरफ से कुशवाहा उम्मीदवार थे, इसमें कोई शक नहीं है कि लाख कोशिश करते रह गए सम्राट चौधरी, लेकिन कुशवाहा उम्मीदवार को कुशवाहा ने वोट किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका नुकसान होगा बीजेपी को? तो बीजेपी के लिए फायदेमंद ये हो गया कि राजबल्लभ यादव आरजेडी के विरोध में खड़े थे। अब आरजेडी के विरोध में राजबल्लभ यादव थे, रजौली के एमएलए प्रकाश वीर वो घूम रहे थे, राजबल्लभ यादव की पत्नी बीवा देवी घूम रही थी विनोद यादव के पक्ष में, और उनके भतीजे अशोक यादव उनके पक्ष में घूम रहे थे। तो यादव के जहां भी वोटिंग पड़ रहे थे आरजेडी के पक्ष में, वहां पर पूरा बंटवारा हो गया। अब आप नवादा उठा लें तो नवादा में भूमियार और यादव 2 बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अब समझिए यादव के वोटों में बंटवारा का मतलब क्या है कि आरजेडी को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वोटिंग परसेंटेज वहां भी 50 से कम है, 41% के आसपास है, लेकिन ज्यादा नुकसान होता हुआ आरजेडी उम्मीदवार को दिखाई पड़ रहा है। और मैंने आपको कहा कि उदासीनता इसलिए है क्योंकि विवेक ठाकुर वहां से तो आते नहीं है, कभी उन्होंने नवादा में कोई काम तो किया नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों ने वोट किया है तो मोदी के नाम पर वोट किया है, इसलिए नवादा में विवेक ठाकुर को एज दिखाई पड़ रहा है। अब आप आ जाइए गया में जीतन राम मांझी को लेकर के निश्चित तौर पर वहां की लड़ाई काफी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। लेकिन वहां भी सवाल यही उठ रहा है कि अति पिछड़े ने क्या किया। जब आप अति पिछड़े समाज से बात करेंगे तो वो जो कि जिनको चुप्पा वोटर माना जाता है, वो कहते हैं कि वो अभी भी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब आ जाइए चौथा औरंगाबाद, वहां पर क्या हुआ? तो औरंगाबाद में पिछली बार भी कोशिश हुई थी, उपेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया था, उपेंद्र प्रसाद ने जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन उपेंद्र प्रसाद फाइनली 70,000 वोट से लगभग हार गए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुशील सिंह फिर से जीत पाएंगे या इस बार जो है अभय कुशवाहा जीत जाएंगे? वहां भी कांटे की टक्कर है, पलड़ा किधर भी झुक सकता है। मतलब कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, लेकिन फिर आप जातीय गोलबंदी को देखेंगे तो जातीय जो एक बड़ा तबका है जिसको वहां पचपौनिया कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, जो वोकल नहीं होता है, जिसको हम बहुत ज्यादा सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसका रुझान अभी भी एनडीए की तरफ बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप देखेंगे एनडीए के तरफ से उम्मीदवार को लेकर के कोई ज्यादा एक्साइटमेंट एनडीए वोटर्स में नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। 4 जगह जो वोटिंग हुआ है वहां पर एनडीए के उम्मीदवार को लेकर के वोटर्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन
एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आरजेडी में भी मुसलमानों में एक्साइटमेंट नजर नहीं आया, जो कि इसकी वजह हो सकती है कि आरजेडी ने भी सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। ऐसे में सवाल उठता है कि 2 मुस्लिम उम्मीदवार का मतलब है कि कई सारे मुस्लिम नेता कहते थे अशफाक करीम, जो कि आरजेडी छोड़ करके वो जेडीयू में आ गए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अरे आपने मुसलमानों को उतनी ही सीटें दी जितनी कि आपने अपने बेटियों को दी। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि अपनी बेटियों को आपने 2 सीटें दी और मुसलमानों की आबादी 18% है, उनको भी आपने 2 सीटें दी। इसका मतलब आपने मुसलमानों का तिरस्कार किया है। वोटिंग में आप देखने जाएंगे तो आप पाएंगे, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम्स ने कोई एनडीए के तरफ वोट किया है, लेकिन मुस्लिम्स में एक्साइटमेंट की कमी थी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और एक्साइटमेंट की कमी का ही परिणाम आपको परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। वोटिंग परसेंटेज एनडीए का भी घटा है, वोटिंग परसेंटेज आरजेडी का भी घटा है। एनडीए का वोटिंग परसेंटेज घटने के पीछे नए नए उम्मीदवारों का सिलेक्शन था, जिस वजह से लोगों के मन में किसी भी तरीके का एक एक्साइटमेंट नहीं था जो कि होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं पड़ा। और इस वजह से आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। जी हाँ। और खासतौर से नवादा में जो 40% लगभग वोटिंग हुआ, ये तो बहुत कम है। और विवेक ठाकुर वहां से उम्मीदवार भी थे और श्रवण कुशवाहा थे। ये कहा जा रहा है कि जो भूमिहार वोट बैंक है वहां पे ज़्यादा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि शहरी जो बाहर भूमिहार थे वो आ नहीं पाए घरों में? अगर ऐसी स्थिति हो तो देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में मैसिव पलायन हुआ है, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि बाहर रह करके क्या बिहार वोट करने जाएंगे। दूसरा सच ये भी है कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और उसके बाद लू चल रहा है, लोगों में हिम्मत नहीं हो पाई कि वो बाहर निकले और वोट करें। तो सवाल ये उठता है कि जब एक्साइटमेंट नहीं होगा और लोकतंत्र का हिस्सा बनने को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं होगा कि हमारा वोट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि लोग कम संख्या में वोट देने आएंगे और इसलिए नाराजगी दिखाई पड़ी। मैंने आपको बताया कि जमुई में लोगों में नाराजगी थी कि चिराग ने जमुई क्यों छोड़ दिया, इस बात की भी नाराजगी थी। लोगों में नाराजगी थी कि आपने नया उम्मीदवार क्यों दे दिया अरुण भारती। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि वो जो चिराग को गाली देने वाला विजुअल जो घूमा और उसमें तुरंत डैमेज कंट्रोल आरजेडी के तरफ से नहीं किया गया, तो कुछ सेक्शन काफी एक्टिव नजर आया। अब सवाल उठता है कि उसके एक्टिवनेस का मतलब क्या है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर यादव और मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेटेड होकर के वोट करते हैं तो ये जान लीजिए कि अर्चना रविदास के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। और वहां पर 3 विधानसभा में आरजेडी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, 3 विधानसभा में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, ये सच है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जातीय स्तर पर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि जातीय गोलबंदी अभी भी व्यापक पैमाने पर एनडीए के साथ है। इसलिए एनडीए को एज दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक सवाल है एग्रेसिव वोटिंग का, तो एग्रेसिव वोटिंग दोनों के तरफ से नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है कि उम्मीदवार कोई भी जीत जाए, ये संभावना है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि एज किसको है, तो मैं मानता हूं कि एज एनडीए को है। सम्राट चौधरी काफ़ी एक्टिव हैं, लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, कल भागलपुर में भी थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो एनडीए के साथ जितना पहले था वो अब थोड़ा सा पीछे हट रहा है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, अभी जो दूसरे फेज की वोटिंग होनी है, काफ़ी लड़ाई भी है। क्या स्थिति है कुशवाहा वोट बैंक की? क्या वाकई में एनडीए किससे खिसक रहा है वोट बैंक? ये देखिए, आपको एक बात बता दें कि जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी नवादा में 22-24 गांव में घूमते नजर आए। अब आप समझिए 22-24 गांव में। और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं जगदेव प्रसाद, उनकी मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण करते भी देखे गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भी सम्राट चौधरी की नवादा में नहीं सुनी गई और लोकल उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को व्यापक पैमाने पर वोट दिया गया। ये बताता है कि कुशवाहा समाज ने जो एनडीए का आधार वोट माना जाता था, एक तरीके से कुशवाहा समाज में इस बात की नाराजगी है कि आप 17 लोकसभा सीट में 1 सीट भी आपने कुशवाहा को नहीं दिया, तो इस बात की नाराजगी मानी जा रही है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा है
कि अरे भाई स्थानीय उम्मीदवार कुशवाहा है तो हम उसको वोट देंगे। इसलिए ये देखा जा रहा है कि चाहे नवादा हो चाहे औरंगाबाद हो, मैं अगर औरंगाबाद की बात करूं क्योंकि औरंगाबाद के आसपास ही काराकाट है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग बनाई हुई है। अब आप देखिए कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सबने भरपूर जतन कर लिया। वारसलीगंज में नीतीश कुमार गए थे, नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक माना जाता है कुर्मी कोयरी, वहां पर तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अरे हम लोग को नहीं जिताइएगा तो ये लोग सब लूट के ना लेके चला जाएगा। ये बात इन्होंने नीतीश कुमार ने लोगों से कही। पर अब देखिए जो नीतीश कुमार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने का भी ये असर नहीं हो पाया कि कुशवाहा समाज बड़े पैमाने पर नवादा में एनडीए के लिए वोट करे, बीजेपी के लिए वोट करे। तो ना सम्राट चौधरी असरदार हो पाए, ना नीतीश कुमार असरदार होते दिख रहे हैं। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है तो वो कहने आए औरंगाबाद में कि अगर आप लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट नहीं करिएगा, बीजेपी के प्रत्याशी उम्मीदवार को वोट नहीं करिएगा सुशील सिंह को, तो इसका खामियाजा हमको काराकाट में भुगतना पड़ेगा क्योंकि वहां राजपूतों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर इस नुकसान को हमें झेलना पड़ेगा तो आप तय मान लीजिए कि आपका एक नेता जो आपके लिए सालों से राजनीति कर रहा है, आपकी आवाज उठाता रहा है, वो मैं हूं जिसने नीतीश कुमार का विरोध किया था जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे कि आप कुशवाहा का हक क्यों मार रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप औरंगाबाद में एनडीए को वोट नहीं करिएगा भाजपा को, तो काराकाट में राजपूत हमको वोट क्यों करेगा। इसलिए हमारी हार हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी अभय कुशवाहा दांगी कुशवाहा है, कुशवाहा ने अभय कुशवाहा के फेवर में ज्यादातर वोटिंग किया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इससे क्या जीत और हार तय हो जाएगी। देखिए पिछले बार भी उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए थे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से खड़े थे 70,000 से, तब भी हार गए थे। कुशवाहा ने उपेंद्र प्रसाद के पक्ष में वोट किया था। मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे अंकित कि जब आप जातीय गोलबंदी को देखिएगा और खास तौर पर वोटिंग ट्रेंड को देखिएगा तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अति पिछड़ा। बिहार के समाज में इनको चुप्पा वोटर कहा जाता है, बोलचाल के शब्दों में इनको पचपौनिया कहा जाता है। कई सारी जातियां इसमें आती हैं। दरअसल यही वो जाति हैं जो निर्णायक होती हैं, जो बोलती कम हैं, चौक चौराहे पे अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कम नजर आएंगी, लेकिन जब ठप्पा मारती हैं तो यही तय कर देती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि पूरे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो 36% आबादी इनकी है। और जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो जाता है तो यह जान लीजिए कि इनकी बड़ी आबादी के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि आखिरकार किसको वोट करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह सच बात है कि एनडीए के उम्मीदवार को देखते हुए लोगों में एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन अति पिछड़ा समाज अभी भी एनडीए के साथ है। यह बातचीत के दरमियान पता चल जाता है। इनकी भूमिका फिर से बड़ी साबित होगी। लड़ाई जरूर कांटे की हो, लेकिन एनडीए को बढ़त दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एनडीए बेटर प्लेस्ड है। लेकिन देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने किसको वोट किया है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, एक आकलन किया जा सकता है कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर। लेकिन पुख्ता तौर पर तो तभी पता चलता है जब रिजल्ट बाहर आता है कि दरअसल किस लोगों ने किस हद तक किसके लिए वोट किया है। बिल्कुल, पुख्ता तभी किया जा सकता है और काफ़ी कंफ्यूजन भरा माहौल है। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके अलावा सबसे बड़ा वोट बैंक जो बिहार का है यादव वोट बैंक। यादव वोट बैंक जो है माना जाता है कि लालू परिवार के साथ कनेक्टेड है, लालू परिवार के सपोर्ट में है। लेकिन कई ऐसे नेताओं का हाल फिलहाल में नाम आया है। पूर्णिया में तो कई नेताओं का नाम आया, उसके अलावा भी पूरे प्रदेश भर से कई नाम ऐसे आए हैं। आप यादवों को कैसे देख रहे हैं? क्या नाराज चल रहे हैं यादव भी कुछ? देखिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताना चाहूंगा। परसों जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, उनका नॉमिनेशन मुंगेर में हो रहा था जी, और मुंगेर में कई नेता उनके समर्थन में गए हुए थे। आपको बता दें कि इन दिनों राजवल्लभ यादव पैरोल पे बाहर निकले हैं।
राजबल्लभ यादव जिनके भाई विनोद यादव नवादा से चुनाव लड़ रहे थे और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे। राजबल्लभ यादव पूरे अमले जमले के साथ वहां पहुंचे थे, मुझे लोगों ने बताया, जो सूत्रों ने बताया। जी। और उसके बाद राजबल्लभ यादव ने ललन सिंह से यह कहा कि हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करेगी। और राजबल्लभ यादव कहते कहते यहां तक कह गए कि पहले पिता की नौकरी की चाकरी की, अब पिता चाहते हैं कि उनके बेटे की नौकरी और चाकरी करें। हमारे परिवार का लोग 20 साल से आरजेडी के लिए काम कर रहा है, तो हमारे परिवार को इसलिए टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें परिवारवाद हो जाएगा, और अपनी 2 बेटियों को ये पॉलिटिक्स में उतारेंगे, अपने 2 बेटों को मंत्री बनाएंगे, उसमें इनको कहीं परिवारवाद नजर नहीं आता है। ये मैं बता रहा हूं, ये राजबल्लभ यादव के शब्द हैं, उन्होंने ये बात बोला है परसों, वो मैं बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है, देखिए उन्होंने क्या बोला वो मैंने आपको बताया, कितना सही और गलत ये एक दूसरा पक्ष है। सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति, हर उम्मीदवार जो पब्लिक लाइफ में है, उसकी एक महत्वाकांक्षा है, वो टिकट चाहता है, वो सांसद बनना चाहता है, वो विधायक बनना चाहता है, वो मंत्री बनना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि राजबल्लभ यादव के परिवार की पकड़ नवादा की राजनीति में शुरुआत से ही बहुत तगड़ी रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के मंच पर नवादा से रजौली के विधायक कभी दिखे नहीं, तेजस्वी यादव के मंच पर राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा यादव कभी दिखाई नहीं पड़ी, और छोड़िए जो एमएलसी हैं अशोक यादव, वो कभी दिखाई नहीं पड़े। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव के मंच पर नहीं दिख रहे थे और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के लिए प्रचार कर रहे थे, और जब वहां चुनाव खत्म हुआ तो जेडीयू के पक्ष में ये लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करेगी। ये तो एक नाम हुआ जो कि लखीसराय के पास नवादा है, मुंगेर के आसपास नवादा है, वहां के एक बड़े यादव नेता मुंगेर आते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए काम करेगी। अब आपको याद होगा जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर रहे थे, उस समय सूरजगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव ने एनडीए के पक्ष में वोट किया था। सूरजगढ़ा भी मुंगेर में आता है। प्रहलाद यादव भी कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि इस बार लालू प्रसाद को बता देंगे, आरजेडी को बता देंगे, हम आधे से ज्यादा यादवों का वोट एनडीए को दिला देंगे। अब आप समझिए कि जो प्रहलाद यादव इतने सालों से आरजेडी के टिकट पे विधायक बनते रहे हैं, उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो राजबल्लभ यादव इतने समय से आरजेडी के साथ थे, उन्होंने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये सिर्फ यही 2 नाम नहीं है, अब आप आ जाइए पूर्णिया का जो लोकल इकाई है, जो आरजेडी का के कई सारे लोकल लीडर्स कह लीजिए, वो जो आरजेडी के हुआ करते थे, वो पप्पू यादव के साथ जाकर के मिल गए। तो अब आप समझिए कि पप्पू यादव के साथ उनके जाने का मतलब क्या है कि लगभग आरजेडी उनके साथ चली गई, क्योंकि जो बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं, वो दरअसल आरजेडी के साथ तो कभी थी नहीं, वो तो जेडीयू के साथ थी, और जेडीयू के साथ होने की वजह से अचानक वो आरजेडी में आई और उनको क्या हुआ, उनको टिकट दे दिया गया। इससे नाराजगी वहां के आरजेडी मंडली में, जो वहां की आरजेडी की लोकल इकाई है, उसमें बहुत ज्यादा है। अब वो लोकल इकाई पूरी की पूरी तरह, या कह लीजिए कि लगभग पप्पू यादव के पाले में चली गई। अब आप आ जाइए झंझारपुर में आपको ध्यान होगा कि वीआईपी को टिकट हैंड ओवर किया गया है। वहां से गुलाब यादव पहले आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, अब वो झंझारपुर से दावा बीएसपी के टिकट पे कर चुके हैं। पहले भी वो आरजेडी के विरोध में जाकर के अपनी पत्नी को एमएलसी बना चुके हैं। अब आप समझिए कि गुलाब यादव भी जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब आप आ जाइए देवेंद्र प्रसाद यादव मधुबनी से टिकट चाहते थे, अली अशरफ फातमी को टिकट दे दिया गया, तो देवेंद्र प्रसाद यादव भी जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो एक यादव नेताओं की भी बड़ी टोली है जो कि जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है। उसको लग रहा है कि उसका जो ड्यू शेयर है, हिस्सा है, उसको आरजेडी में नहीं मिल पाया है। अब आप शरद यादव के सुपुत्र की बात कर लें तो शांतनु यादव ने भी अपनी नाराजगी जताई दी जब उनको मधेपुरा से टिकट नहीं मिला।
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये हर पार्टी का मसला होता है, अपनी रणनीति के तहत वो डिसाइड करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारे भी लोकल छत्रप हैं, इनका भी अपना आधार वोट बैंक है अपने इलाके में। जब ये विरोध करने उतरे हैं तो इसका नुकसान हर जगह हर उस सीट पर होगा जहां से कि आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इसलिए ये नुकसान आरजेडी को भी अलग अलग, मुंगेर में भी उठाना पड़ेगा, नवादा में भी उठाना पड़ा है, झंझारपुर में भी आपको दिखाई पड़ेगा, पूर्णिया में भी आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ मधुबनी में भी दिखाई पड़ेगा। ये आपको दिखाई पड़ेगा, ये आप तय मान लीजिए, क्योंकि ये सारे छत्रप आरजेडी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये आरजेडी के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल, तो बड़ा घुला मिला सा माहौल है इस बार का। यादव जो हैं, कई यादव हैं जो नाराज दिख रहे हैं आरजेडी से, तो वहीं कुशवाहा वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है एनडीए से। ये पूरा और किधर किसका वोट जा रहा है, मिक्स सा माहौल है। और जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई उसमें जो वोट परसेंटेज रहा वो दिखा रहा है कि फिलहाल अभी एनडीए जो है वो मजबूत दिख रही है, स्थिति में दिख रही है। दूसरे चरण में क्या होता है यह देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।